नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं मध्य प्रदेश की मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हूं। आज मैं यहां पर श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदसौर सिटी में आया हूं। टू बी प्रिसाइज, इस समय मैं शिवना नदी के किनारे खड़ा हूं। तो शिवना नदी हमारे सामने बहती हुई दिखाई दे रही है। हमारे देश में इस नाम से दो नदियाँ हैं। एक तो ये नदी जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से चलती है और आगे चलकर ये चंबल में ड्रेन हो जाएगी। शिवना नदी एक महाराष्ट्र में अजंता हिल से चलती है और वो गोदावरी में ड्रेन करती है। ये मैंने आपको नदी के बारे में बताया। अब सामने जो टेंपल देख रहे हैं, ये भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। हम जानते हैं नेपाल में श्री पशुपतिनाथ टेंपल है और एक यहाँ पर है। आइए जी, टेंपल में चल के दर्शन करेंगे, फिर आपको मैं इस स्थान के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नमः शिवाय। सबसे देखिए मेन बात यह है कि यहाँ पर भगवान के 8 मुख के दर्शन हैं। इस तरफ को बाल रूप में दर्शन है, जैसे सिर में घुंघराले बाल होते हैं ना, छोटे छोटे बाल, कानों में कुंडल। इस तरफ को देखेंगे तो भगवान का युवा रूप है, ऐसा दिख रहा है जैसे सिर के बाल बड़े बड़े हो गए। अब हम इस तरफ आके भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के रौद्र रूप के दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी, ये जो दर्शन है, ये भगवान के किस रूप के दर्शन है? ये भगवान की वृद्धावस्था के दर्शन है, बिल्कुल शांत चित्त स्वरूप में मुस्कुराते हुए महादेव। हाँ, बहुत धन्यवाद। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 टेंपल्स हैं। एक मंदिर के अभी हमने दर्शन करे, एक यहाँ पर साथ में ही तपेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो 400 साल प्राचीन है, और उसके ठीक साथ में एक और टेंपल है जहां पर सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन है। राइट, अब मैं आपको थोड़ी सी इस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। 1939 में यहां पर केवल एक ही मंदिर हुआ करता था, श्री तपेश्वर महादेव जी का, जो भगवान शिव का मंदिर था। उस समय नदी किनारे एक धोबी कपड़े धोया करते थे, तो वहां पर उनको कपड़े धोते धोते एक प्रतिमा मिली। तो प्रतिमा के ऊपर ही धोबी कपड़े धोते गए। कुछ दिन के बाद धोबी को एक सपना आया कि आप मेरी मूर्ति को बाहर निकालिए। तो धोबी ने यहाँ पर जो पुजारी हुआ करते थे मंदिर के, उनसे उनको अपने सपने के बारे में बताया और भगवान की उस मूर्ति को बाहर निकाला गया। 20 साल तक, 1939 से लेकर 20 साल तक भगवान शिव की मूर्ति को नीम के पेड़ के नीचे रखा गया। जिस स्थान पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, पहले यहाँ पर मंदिर होता था और एक नीम का पेड़ होता था। 20 साल के इस पीरियड के दौरान पर यहाँ पर जो संत पूजा किया करते थे, उन्होंने लोकल लोगों से संपर्क किया, उनको एकजुट किया कि यहाँ में भगवान शिव का मंदिर बनाना चाहिए। और 1961 में उन्होंने यहाँ पर श्री पशुपतिनाथ जी के मंदिर की स्थापना करी, जिसके दर्शन अब यहाँ पर आके हम कर रहे हैं। अब जिन संत ने यहाँ पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करी, उनके दर्शन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। इस मूर्ति के बगल में एक और संत की मूर्ति है, इनका नाम है श्री मस्त राम जी महाराज। इनके बारे में ऐसा बताते हैं, यहाँ पर जो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, इस स्थान पे आज़ादी से पहले ये सेवा किया करते थे। तो एक समय ऐसा आया जब कुछ अन्य धर्म के लोगों ने इस स्थान पे अपना कब्जा बनाना चाहा और ऐसी कोशिश करी कि यहाँ पर भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है वो डैमेज हो जाए। संत श्री मस्त राम जी महाराज यहाँ से नहीं हिले। उन्होंने उन आतंकी लोगों को भगाने की कोशिश करी और उस कोशिश के बीच में एक आतंकी ने इनका गला काट दिया। ऐसा मुझे यहाँ पर आने के बाद मालूम चला। अब मैं चाह रहा हूँ मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग वाले मंदिर में लेके चलूं। सहस्त्र शिवलिंग वाला मंदिर, यहाँ पर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग है जो कंबाइन करके एक विशाल शिवलिंग रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ साल तक तो ये शिवलिंग टेंपल किनारे में ही था, लेकिन आज से लगभग 5-5.5 साल पहले यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करी और आज की डेट में यहाँ पर पूजा होती है। तो ये कितना प्राचीन शिवलिंग है इसका अंदाज़ा नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते कि कितना प्राचीन है।
दोपहर के 1 बजे का टाइम है। अब मैं लगभग 1.5 घंटा तो हूँ यहाँ पर। मेरे को लंच भी करना है, साथ में मैं चाह रहा हूँ यहाँ का एक आध स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर कर लूँ, और उसके बाद हम डायरेक्शनली गांधी सागर डैम की तरफ जाएंगे। बीच में जो साइट सीइंग स्पॉट्स आएंगे उनको भी विजिट करेंगे। सी यू आफ्टर सम टाइम। मंदसौर का एक फेमस स्ट्रीट फूड है जिसको बोलते हैं पाव वड़ा। इसको खाने के लिए भी मैं मुनीम जी की दुकान पे आया हूँ। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर नज़दीक में होटल सिटी क्राउन दिखाई दे रहा है, इसके बगल में मैं भी खड़ा हूँ, और दोपहर का टाइम है। चहल पहल देख के लग रहा है बड़ी फेमस शॉप है। यहाँ पर आने के बाद मुझे 2 मिनट लगे फिगर आउट करने में कि पाव वड़ा चीज़ क्या है। जैसे ब्रेड पकोड़ा होता है, ब्रेड के अंदर आलू की स्टफिंग होती है, सेम तरीके से इन्होंने क्या किया, पाव के अंदर आलू को स्टफ किया, मतलब आलू मसाले को स्टफ किया और बेसन में डिप करके उसको फ्राई कर दिया, तो बन गया पाव वड़ा। ऊपर से चटनी, सेव, प्याज वो सब तो ऐड कर दिया। तो अब ये पाव वड़ा मेरा रेडी है। आज से पहले मैंने इस तरह का पाव वड़ा ना कभी खाया है, ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं भी सुना है। एकदम यूनिक है। तो ये टेस्ट में दम है। पाव तो खाने से टेस्ट में पता लग जाता है, अंदर की मसाले की स्टफिंग भी सही है, और जो चीज़ इसको 4 चांद लगा रही है ना, वो इनकी खट्टी मीठी चटनी है। और उसके अलावा ऊपर जो सेव है अच्छा टेस्ट दे रहा है। अब ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ का सेव वैसे ही फेमस है। अच्छा लगा मेरे को उसका स्वाद, गुड। एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, इनके पास ये वड़े जो है ना, ये अलग से बन रहे हैं, जो आलू से बनते हैं ना, बड़ा पाव वाला वड़ा। इसका ये लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वड़ा पाव नहीं बेचते, इसका सैंडविच बना देते हैं। होता तो पाव के अंदर ही है, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निक में फ़र्क है। एक नए कॉन्सेप्ट के तौर पे ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। अब हर जगह का कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रीट फूड फेमस होता है जो बड़ा यूनिक होता है, तो इसको अब यूनिक स्ट्रीट फूड मंदसौर का कह सकते हैं। अब ये फिनिश करके मैं जा रहा हूँ सब्सक्राइबर मीटअप पे। सब्सक्राइबर मीटअप मैंने एक रेस्टोरेंट में रखी है, वो वाला पार्ट मैं BTS में कवर कर लूंगा और लंच भी उधर ही खा लूंगा। मंदसौर से हमने लगभग 2.5 घंटे का सफ़र किया और अब हम धर्मराजेश्वर टेम्पल पहुंच चुके हैं। तो हमें यहाँ पर एक बड़ा यूनिक स्टाइल टेम्पल देखने को मिलेगा, और सेकंड ऑब्जेक्टिव है एंशिएंट केव्स भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। आइए जी। अब देखो, यहाँ पर आके कोई कंफ्यूज ही हो जाए कि टेम्पल कहाँ पर है। मैंने आने से पहले ना 1-2 वीडियो देख ली, तो इसलिए मुझे मालूम है टेम्पल कहाँ पर है। यहाँ से हमें नीचे जाना है। अब सोचो कैसा लग रहा है ना। मैंने आपको बताया था ना, टेम्पल के अंदर एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस यही है, टेम्पल यहाँ पर ज़मीन के नीचे है। ये लैटेराइट रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान, जिसको काट के अंदर नीचे टेम्पल बनाया गया है। एंट्री गेट तो बड़ा ब्यूटीफुल बना है। वाह। एंट्री पे काल भैरव जी की मूर्ति है और इस तरफ महाकाली। इस पूरे स्ट्रक्चर के मैं एक सेंट्रल कोर्टयार्ड तक पहुंच चुका हूं। यहां पर भगवान विष्णु का टेम्पल है। अंदर चल के मंदिर में दर्शन करते हैं और स्थान के बारे में अच्छे से समझते हैं। अंदर जाने के लिए ना आप चमड़े की बेल्ट पहन के नहीं जा सकते, तो मैंने बेल्ट उतार दी है। कितना अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आके। मैं एक ऐसे टेम्पल को विजिट कर रहा हूँ जिसको 7th सेंचुरी में बनाया गया, और आज हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। सामने आप भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हैं और इस तरफ भगवान शिव। आमतौर पे कम ही टेम्पल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हरिहर के दर्शन होते हैं। सामने आपको जो दो ब्लैंक पैनल्स दिख रहे हैं, वहाँ पर पहले मूर्ति हुआ करती थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे पुजारी जी ने बताया कि 1980 में यहाँ पर चोरी हुई थी। साइड के पैनल से मूर्तियाँ चुराकर चोर निकल गए। तो ये बहुत नुकसान की बात है। सोचो, एंशिएंट टेम्पल से इस प्रकार से मूर्ति का चोरी होना बहुत बड़ी बात है। और साइड में ये जो वॉल्स हैं, इनमें कार्विंग्स देखो तो ये भी अपने आप में बहुत यूनिक है। एक एक मूर्ति की कार्विंग को आप ध्यान से देखकर अप्रिशिएट कर सकते हो कि
कलाकार की कला की क्या लेवल रही होगी। अब इस तरफ को देखिए ना, किस प्रकार से एक बच्चे को दिखाया और जो देव हैं उनका हाथ बच्चे के सिर पे है, अति सुंदर। ऊपर की तरफ कमल के डिजाइन में छत बनाई गई है। होल्कर राजाओं के समय में इस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहां पर गार्डर लगाया गया था, सामने हम देख रहे हैं। आइए जी, बाहर में चलते हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़कर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूं। ये चीज बड़ी अच्छी है, आप थोड़ा ऊपर आ जाओ और इस पूरे स्ट्रक्चर को हाइट से देखो। अब मैं यहां खड़े होकर ना वाकई मन में सोचने की कोशिश कर रहा हूं, सपोज ये सारा पहाड़ है, इसको काटना स्टार्ट किया, काटते काटते क्या शेप देनी है, कितनी डेप्थ तक जाना है। मतलब पहले टेंपल काटते काटते नीचे आए, तो ये सब जो टेंपल्स आप देख रहे हैं, एक तो गर्भगृह और उसके आगे का टेंपल हो गया, प्लस और भी यहां पर टेंपल्स हैं। पहाड़ काटते समय इस डिजाइन को पहले से ही माइंड में रखा गया, और ये बात हम 7th सेंचुरी की कर रहे हैं। मैं तो देखिए एलोरा केव्स विजिट करने नहीं गया, लेकिन राष्ट्रकूटा जिन्होंने एलोरा में कैलाश टेंपल बनाया था, उसी डायनेस्टी ने यहां पर यह टेंपल का निर्माण किया था। तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। आज शनिवार का दिन है, शाम के 5:45 बजे का टाइम है। मेरे सिवा यहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है। कुछ लोग दर्शन करने आए थे, लेकिन वो लोकल एरिया से थे। ऐसे 5-6 लोग मेरे को भी दिखाई दिए। मैं सोच रहा हूं हमारे देश में 1200 साल 1500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और लोगों को अवेयर ही नहीं है। मतलब हमारे देश में ही लोगों को नहीं पता, बाहर तो बहुत बात की बात है। नीचे की तरफ एक कुआं भी है। अब यह भी सोचने की बात है, इतने बड़े पहाड़ को काट के टेंपल बनाया और टेंपल के बगल में कुआं भी तैयार कर दिया। अब एक काम करते हैं, वॉक करके हम लोग केव्स विजिट करने चलते हैं। जहां से हमने टेंपल के लिए एंट्री ली थी, वहीं से केव का रास्ता है। कितना अच्छा लग रहा है, सामने विंडमिल भी कितनी प्यारी लग रही है। लोकेशन बहुत बढ़िया है। केव के साथ साथ आप हरियाली का नज़ारा लो, हाइट पे खड़े होके ओपन ग्रासलैंड एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। ये हैं जी केव्स जिनको विजिट करने के लिए हम आए हैं। इस पूरे एरिया में टोटल 57 केव्स हैं। 15 के करीब तो बड़े बड़े केव्स हैं, जैसे ये बड़ा केव है, ये सब बड़े केव्स हैं, और बाकी केव साइज में छोटे हैं। तो अब एक काम करते हैं, जो मेन केव्स है ना, उनको नजदीक से देखते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं। सही है, देखो ये केव्स भी अच्छे खासे पुराने हैं। टेंपल तो बाद में बना है, केव्स उससे पहले बने थे। तो टेंपल अगर मैंने आपको बताया 6-7 सेंचुरी का, तो केव मतलब 5th सेंचुरी की बात हो रही है। जब मॉन्क्स होते थे ना, वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह जाते थे। जब बारिशों का समय आता था तो केव्स में रहते थे। यहाँ पर सभा भी लगती थी, मतलब यहाँ पर टीचिंग्स भी किया करती थी, क्लासेस कंडक्ट करते थे। बहुत खूब। अब ये भी देखो केव्स बनाए गए, नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, इनके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली इसको देख के लग रहा है कि अगर नेचुरल फॉर्मेशंस हैं तो भी इसके अंदर बहुत सारा काम किया गया है। ऐसा केव्स को देख के समझ में आ रहा है। आइए अंदर चलेंगे। ये बीच में स्तूप बनाया, इस तरफ को भगवान बुद्ध की प्रतिमा को कार्व किया गया है। लोकल लोग बताते हैं इसका नाम है भीम गुफा। यहां पर जो कार्विंग है वो पांडवों की कार्विंग है। अब ये बुद्धिस्ट समय में ऐसी कार्विंग की गई या बाद में की गई, उसके बारे में तो डिटेल में नहीं पता। तो अब एक काम करते हैं, आपको और केव्स दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे रास्ते पे लेके चल रहा हूं जिसको बोलते हैं भीम बाजार। ये देखो जी, ऊंची ऊंची वॉल्स बनी हुई हैं केव के बीच में। 2 फीट चौड़ा रास्ता है और यहां पर आके ये रास्ता वाइड हो जाता है। मुझे लगता है इसका नाम भीम बाजार शायद इस वजह से है कि पुराने समय में यहाँ पर मार्केट लगती होगी। अब केव में जो लोग आके रह रहे हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से लेंगे, तो हो सकता है इधर बाजार लगता हो, तभी नाम इस जगह का भीम बाजार है। मेरा गेस है, ये मैं कोई एविडेंस के साथ बात नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज नाम भीम बाजार है। ऐसे यहाँ एरियाज बने हुए हैं पिलर्स के बीच में। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस रास्ते पे जरूर वॉक करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हर जगह बीच बीच में केव्स बने हुए हैं। कुल मिला के यहां पर आके बुद्धिस्ट केव विजिट करने का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है। आओ जी, कुछ केव्स और विजिट करेंगे।
यहाँ पर वॉक करते करते अभी मैंने ना एक केव विजिट किया, उसका नाम था बड़ी कचेरी। अंदर एक स्तूप था, बाकी हर केव के बाहर नंबर लिखा हुआ है 6, 7, 8। अभी 8 नंबर केव के आगे ये 2 बड़े पिलर देखो। मतलब मैं कभी भी ऐसी जगह जाता हूँ तो मैं एक्चुअली में इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि कहना आसान है, लेकिन इस तरह से केव बनाना और उन केव्स में आके रहना, क्योंकि आप जंगल में रह रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज की डेट में हम फॉरेस्ट में जाके किसी रिजॉर्ट में रुकते हैं तो कितनी प्रिकॉशन लेते हैं कि एनिमल अंदर ना आ जाए, बाहर करंट भी चल रहा होता है। तो उस समय में कहाँ केव के आगे दरवाजे लगते होंगे, बस कुछ पत्थर रख लेते होंगे ऐसे, दैट्स इट। आज का विजिट हर लिहाज से बहुत अच्छा हो गया। अब हम यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र करके गांधी सागर डैम के पास जा रहे हैं, वहाँ हमारा नाइट स्टे है। और आज के दिन की जर्नी और जो हम कल के दिन की जर्नी करने वाले हैं, इन दोनों को हम क्लब करके एक एपिसोड बना देंगे। फिलहाल यहीं पे आपको बाय बाय कर रहा हूँ। सी यू टुमारो। हेलो जी, शाम के 5 बजे का टाइम है। नॉर्मली मैं दिन सुबह शुरू करता हूँ। आज क्या हुआ कि सुबह मेरे को ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरी स्टमक पिछले 2 दिन से अपसेट चल रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि बेटर रहेगा मैं एक तरह से आज का दिन ऑफ ले लेता हूँ। तो इस मोमेंट में परफेक्टली फाइन है, मेडिसिन ले ली और ओवरऑल मैं फिट हूँ। अब मैं आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर मैं रुका हूँ। इसका नाम है गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट। तो मैं अपने रूम के बाहर ही खड़ा हूँ। तो इस सामने इनके कुछ रूम्स इस तरफ को हैं और मेजॉरिटी रूम्स तो ऐसे हैं, एक के बाद एक, राइट। तो यहाँ से हम सीधे आगे चले जाएंगे तो हम लोग रिसेप्शन तक पहुँच जाएंगे। टैरिफ का सीन ये है कि अगर आपको केवल रूम ओनली लेना है विद ब्रेकफास्ट तो 4000 प्लस टैक्स, और अगर आपको चाहिए ऑल 3 मील्स प्लस साइट सीइंग इंक्लूड करके, जिसमें ये लोग गांधी सागर डैम लेके जाते हैं, शाम को सनसेट दिखाने लेके जाते हैं, प्लस आई थिंक 1 और 2 मोर थिंग्स, तो उसका चार्ज होता है 9000 प्लस टैक्स। तो एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस पर्टिकुलर चीज़ की। बाकी स्टे एकोमोडेशन और ओवरऑल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह मेरे को काफ़ी पसंद आई है। अब मेन देखो यहाँ जो चीज़ का मज़ा आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आप अपनी रूम की बैल्कनी में बैठकर सामने जो चंबल नदी के बैक वाटर को देखते हो, उसका मज़ा बड़ा खूब है। ये है कि वेदर अभी थोड़ा गर्म है, तो या तो मानसून में ये जगह बहुत मस्त लगेगी, लेकिन अगर बारिश कम हो जाती है तो फिर मे बी आई थिंक अक्टूबर। अब हम जा रहे हैं गांधी सागर डैम विज़िट करने के लिए। चलो जी, डैम खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आमतौर पे कोई यहाँ रुकता है और पैकेज लेता है तो इस तरह से गाड़ी रहती है जिसके अंदर ये लोग आपको डैम और सनसेट दिखाने लेके जाते हैं। तो सिंस हमारे पास अपनी गाड़ी थी तो हम एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर नितेश भाई हमारे साथ हैं, तो इनको बोला कि आप हमारे साथ ही चलो, मतलब हम साथ ही चलते हैं। तो वैसे ये रहते हैं, तो इनके अलावा भी कोई दूसरे पर्सन भी हैं, वो भी गेस्ट को बाहर घुमाने लेके जाते हैं। ठीक है। इस समय मैं ब्रिज के ऊपर खड़े होकर आपको गांधी सागर डैम दिखा रहा हूँ। देखिए जी, सामने है ये डैम। बड़ी सी जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये चंबल नदी है। डैम के उस पार चंबल नदी का रिजर्वॉयर है। चंबल नदी में बेसिकली 4 डैम बने हुए हैं, 4 बड़े डैम हैं। सबसे पहले यही गांधी सागर डैम बना था, उसके बाद 3 डैम राजस्थान में बने। अभी हम एक्चुअली में एमपी राजस्थान के बॉर्डर पे ही हैं। तो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, कह सकते हैं कि पहाड़ी के उस पार राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश की बड़ी नदी तो नर्मदा है, चंबल नदी राजस्थान की बड़ी नदी है। जिस जगह मैं आपको इशारा करके बता रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये सारा रॉकी टेरेन है ना, इसके ऊपर घना जंगल है, राइट। वहाँ पर ना ऊपर एक स्टैचू है चंबल माता का। राम सुतार जी ने उस स्टैचू को डिज़ाइन किया था। टूरिज़्म के वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि घना जंगल है ना, तो टूरिस्ट को वहाँ जाना अलाउ नहीं करते। तो वहाँ स्टैचू में ना एक्चुअली मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ऐसा लगता है 2 बच्चे खड़े हुए हैं। तो एक है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सफिशिएंट वाटर मिल रहा है तो वो बच्चा शांति से खड़ा है, राजस्थान को प्यास लगी है। तो दोनों के एक्सप्रेशंस में फ़र्क है। तो राम सुतार जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिज़ाइन किया था। गुजरात में हम विजिट करने गए थे ना, ये मैंने आपको एज ए रेफरेंस फोटो के माध्यम से बता दिया। चंबल नदी का ध्यान आते ही ना सबसे पहले मेरे मन में क्या आता है कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप यहाँ पर ना कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ जाके क्रोकोडाइल सफारी कर सकते हो।
मतलब आप बोट पे जाते हो तो वो क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं, ऐसा मैंने पास्ट में किया है, तो एकदम ध्यान आया था, मैंने कहा आपके साथ मैं ये जिक्र करता हूँ। बाकी सही है, जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आइए शाम के समय, यू विल फील गुड, आराम से आप ये सूदिंग सा एनवायरनमेंट एंजॉय करो। अब चलकर हम लोग सनसेट विजिट करते हैं, बेसिकली सनसेट पॉइंट पे जाके सनसेट देखते हैं। गांधी सागर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 है, जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं। इस एरिया को ना सेक्टर वाइज डिवाइड किया है, सेक्टर 1, 2, 3, उसके बाद 7, 8। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरे को मेडिकल शॉप जाना, तो मैं पूछ रहा था कि कहाँ जाऊँ, तो मुझे किसी ने बोला कि आप ना सेक्टर 8 में चले जाओ, वहाँ आपको मेडिकल शॉप मिलेगी, या सेक्टर 3 में मिलेगी। तो मेरे को एकदम से ध्यान में आ गया, जैसे अभी हम सेक्टर 8 के आगे से निकल रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के थोड़े घर रास्ते में हमारे को दिखाई दे रहे हैं। अब वैसे हम डायरेक्शनली तो सेक्टर 3 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर जाके सनसेट देखना है। और जितना ये टेरेन देख रहे हो आप, लेफ़्ट राइट की में जो लैंडस्केप दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी फार्म लैंड नहीं है, खेती नहीं होती, क्योंकि सारा ये रॉकी टेरेन है। और जो विलेजर्स रहते हैं, अगर उनके फार्म हैं भी, तो भी वो यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लो जी, सनसेट देखने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं। जो चीज़ यहाँ पर खड़े होकर नज़रों को सबसे ज़्यादा भा रही है ना, वो है सामने चंबल नदी का बैकवाटर्स, सामने की खूबसूरत पहाड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है, सामने की तरफ सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ सनसेट हो रहा है वहाँ जो 2-3 रंग बन रहे हैं, बड़े प्यारा लग रहा है। और अगली चीज़ क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। हार्डली 10 से 12 टूरिस्ट हैं इस समय, और वो भी एक ही फैमिली से हैं, ऐसा, क्योंकि सब लोग एक साथ हैं। अदरवाइज़ कोई टूरिस्ट है ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस इस जगह को लेके बहुत कम है। एक और आपको चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, चंबल नदी का जो रिजर्वायर है, यहाँ से सीधे अगर हम चले जाएं, मान लो 2-3 किलोमीटर, तो आगे जाके ये बहुत ज़्यादा विड्थ हो जाती है। मतलब इसके मुकाबले में कम से कम 4 गुना ज़्यादा पानी का माउथ बन जाता है। यहाँ से नहीं समझ आता, एरियल व्यू से समझ में आता है। अगर एक बार यहाँ पर आपने सनसेट देख लिया, तो यहाँ से आई थिंक चले जाने में बेहतरी है, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। तो वाइल्ड एनिमल का ये एरिया है, तो अंधेरे के बाद उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा एरिया जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गांधी सागर, ये 30 किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा पठार एरिया है। तो मैंने कुछ समय पहले बताया ना, यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती। वल्चर्स अगर आपको देखने में रुचि है, तो पन्ना के बाद अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वल्चर देखने को मिलेंगे तो वो इसी एरिया में। टोटल इंडिया में 9 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 7 स्पीशीज़ यहाँ मिलती हैं, यहाँ देखने को मिलती है गांधी सागर में। और थोड़ा चीता के बारे में बता देता हूँ। सामने वाली पहाड़ी पे ना आज से 3-4 साल पहले तक सफारी कराई जाती थी, तो लोग वाइल्ड एनिमल देखने के लिए जंगल सफारी करते थे। लेकिन अभी ये सफारी बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर चीता को बचाया जा रहा है। तो एक बार उनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आई थिंक 1-2 साल के अंदर सफारी दोबारा स्टार्ट होगी। सही लग रहा है। मतलब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग आते हैं, सीन देखते हैं, लेकिन उनको उस जगह के बारे में ना ज़्यादा पता नहीं होता। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं भी जाएं, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। बाकी ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि जो भी सनसेट पॉइंट है, उससे आप यहाँ पर 45 मिनट्स पहले आ जाओ। मे बी आप एक चादर ले आओ, चादर लेके बैठ जाओ और आराम से चिल करो, इस साइलेंस को महसूस करो। यू विल लव दिस प्लेस। दम तो है। अब देखो, बात करते करते सूरज कैसे नीचे ढल रहा है, आपको मैं टाइम लैप्स में भी दिखा देता हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके ना, मज़ा तो खूब आया है। अच्छा लगा मेरे को ओवरऑल यहाँ पर आके समय बिताना। अब आज का ये एपिसोड हम लोग इधर ही फिनिश करते हैं। कल मैं इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करूँगा। मेरे को कल रॉक आर्ट भी देखनी है, साथ साथ कुछ वाटरफॉल्स विज़िट करने हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स भी विज़िट करेंगे, और फिर हम एक उसका वीडियो बनाएंगे, राइट। तो अब आपको बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।